इंसान किसी खतरे में ना पड़ जाए इसलिए चेतावनी लिखी जाती है, और जहां चेतावनी लिखी हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। एक काली अंधेरी रात थी। एक झाड़ी के अंदर से डरावनी आवाज आती है। तभी झाड़ी को चीरकर एक भयानक डरावनी शक्ल वाली बूढ़ी चुड़ैल बाहर आती है। वो अपनी थैली से एक आईना निकालती है और खुद का चेहरा देखती है। वो चेहरे पर झुर्रियां देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या? मेरे खूबसूरत से चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं। मतलब अगर कुछ दिन और मुझे इंसानी खून नहीं मिला तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बूढ़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मैं बूढ़ी। मुझे जल्दी से इंसान का खून पीना होगा, किसी भी कीमत पर। मुझे इंसानी खून चाहिए। चुड़ैल इंसान की तलाश में एक गांव के पास पहुंचती है, लेकिन गांव में कोई भी नजर नहीं आता। घर के सारे दरवाजे बंद रहते हैं। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। वो पलटकर देखती है तो उसे एक तांत्रिक आता दिखाई देता है। क्या किस्मत है मेरी, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अब मैं इसका खून पीऊंगी और फिर से जवान हो जाऊंगी। रुक जाओ, मेरी भूख मिटाए बगैर इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हो? रुक जा चुड़ैल, और इस गांव से दूर चली जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मूर्ख तांत्रिक, अब तू नहीं बचेगा, और ना ही ये गांव वाले। चुड़ैल तांत्रिक की ओर बढ़ती है। तांत्रिक भभूत निकालता है, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल दर्द से कराहने लगती है और रहम की भीख मांगने लगती है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी अब तू किसी का कुछ नहीं कर पाएगी। तांत्रिक अपनी थैली से एक छोटी शीशी निकालता है, जिसके अंदर चुड़ैल एक धुएं के रूप में कैद हो जाती है। तांत्रिक शीशी लेकर जंगल के एक कुएं के पास पहुंचता है। आज के बाद तू इस कुएं में कैद रहेगी, जब तक कोई तुझे यहाँ से निकाल नहीं देता। ए रोनी, ए रोतलू लाल, तू यहाँ पे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? अरे हम पिकनिक पे जा रहे हैं यार, किसी की मैयत पे नहीं। जस्ट चिल यार। यार, जब से मुझे पता चला है कि हम जिस जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहाँ एक चुड़ैल का कुआं है, और वहाँ आसपास रहने वाले गांव के लोगों का कहना है कि उस कुएं की चुड़ैल लोगों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती है। बस तभी से मेरी बत्ती गुल है यार। गांव वाले गंवार होते हैं, इसलिए वो लोग भूत प्रेत चुड़ैल पर आज भी विश्वास करते हैं। खैर कोई नहीं, चुड़ैल हो या चुड़ैल की अम्मा, उसके साथ हम करेंगे तम्मा तम्मा। क्यों दोस्तों? सही बात है। रोनी की कही बात बिल्कुल सच थी, पर उसके दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा करके सभी ने आज अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया। पानी खत्म हो चुका है, मैं पानी लेकर आता हूँ। विक्की
पानी की तलाश में घने जंगलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने एक खूंटे पर बहुत सारे चमगादड़ टंगे हुए दिखते हैं और फिर वो सारे चमगादड़ वहां से जैसे ही उड़ जाते हैं, विक्की को वहां टंगा बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर चेतावनी लिखी होती है, चुड़ैल का कुआं, इस कुएं के पास जाना सख्त मना है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन ये गांव वाले आज भी भूत चुड़ैल पर अटके हुए हैं। भगवान जाने इन गंवार गांव वालों को कब अकल आएगी। विक्की एक बेल तोड़ता है, उसे बोतल में बांधकर उसकी सहायता से कुएं से पानी निकालने लगता है। तभी उसके कानों में बेहद डरावनी चीखों की आवाज सुनाई पड़ती है। विक्की आवाज सुनकर डर जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे हर तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। विक्की घबराते हुए, कौन है वहां? लगता है किसी बच्चे ने इस कुएं में डाल दी होगी। मैं वापस आ गई। देख तांत्रिक, मैं वापस आ गई। अपने पीछे क्या हो रहा है उससे बेखबर विक्की पानी की बोतल पकड़े आगे कार की ओर जा रहा है। वो पीछे से आती इन आवाजों को सुनकर डर के रुक जाता है। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है और झटके से वो विक्की के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल हैरानी से उसे देखती रहती है। विक्की को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। उसे हल्का सा डर लगता है। बावजूद इसके डरा सहमा विक्की हिम्मत करके पलटकर पीछे देखता है और बुरी तरह शौक से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो उसने मौत को देख लिया हो। कुएं के ऊपर हवा में एक बूढ़ी और बहुत ही डरावनी चुड़ैल है जो उसे देख जोर जोर से हंसने लगती है। विक्की जान बचाकर वहां से भागता है, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। चुड़ैल अपने लंबे बालों से उसे पकड़कर अपने पास खींच लेती है। मुझसे तेज तो ओलंपिक का धावक भी नहीं दौड़ पाएगा, तो तू किस खेत की मूली है? कितना जवान और गरम खून है। मजा आ जाएगा आज मुझे तुम्हारा खून पीकर। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम ये पानी पी लो। मैं पानी नहीं, खून पीती हूँ। वो उस बोर्ड पर लिखी हुई चेतावनी नहीं पढ़ी क्या तूने? खून पीने वाली चुड़ैल हूँ जो खून पीकर जवान हो जाती है। अब मैं तेरा खून पीऊंगी। अचानक चुड़ैल की जीभ तेज धार बन जाती है और एक ही झटके में विक्की की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। उसके धड़ से निकलने वाले खून को सर उठाकर पीने लगती है। खून पीकर चुड़ैल थोड़ी जवान हो जाती है और उसके चेहरे की झुर्रियां थोड़ी कम हो जाती हैं। ये विक्की कहाँ मर गया यार? अमित, लगता है उस झाड़ी में कुछ है। वो झाड़ी बहुत जोर जोर से हिल रही है। अमित झाड़ी की ओर देखता है। झाड़ी बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती। वो कहता है, कहाँ हिल रही है? वहां कुछ भी तो नहीं है। डर मत, हवा से हिल रही होगी। लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही है। देखो, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। यार तू डरता बहुत है। कोई जानवर होगा, हमें देखकर भाग गया। तू टेंशन मत ले, चल चिल मार यार। लेकिन रोनी तो टेंशन ले चुका था।
बचाओ 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 बचाओ। उसके दोस्त उसे छटपटाते हुए देखते हैं। अमित और संजीव रोनी को बचाने के लिए उसकी ओर भागते हैं। रोनी को खींचकर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी अचानक से रोनी का शरीर बाहर आ जाता है। इस कारण अमित और संजीव जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते ही वो संभलते हैं और उनकी नजर रोनी पर जाती है। रोनी का सर धड़ से गायब है। ये देखकर अमित संजीव बुरी तरह डर जाते हैं। दोनों कुछ भी समझ पाते उससे पहले झाड़ी से चुड़ैल के बाल बाहर आते हैं और वो बाल उन्हें पकड़कर कुएं की ओर खींच कर ले जाते हैं। दोनों उल्टे लटके हुए चुड़ैल के चेहरे से इंच भर दूर रहते हैं। आज की इस दावत से मैं बहुत खुश हूँ। इंसान अगर किसी भी चेतावनी को जानबूझकर अनदेखा करता है तो वो अपनी मौत को दावत देता है। इसलिए जहां भी चेतावनी लिखी हो उसे अनदेखा न करें। क्या पता वहां भी चुड़ैल का वास हो। है और कोई मायका लाल जो इस चेतावनी को अनदेखा करके मेरे कुएं के पास आए? जय, बाइक रोको। क्या हुआ? रोको। अरे अब बताओ भी। तुम रोको तो सही। तुम्हें पता है यहाँ पास में एक बेर का पेड़ है जिसके बेर बहुत ज्यादा मीठे हैं। क्यों ना कुछ बेर तोड़कर हम भी ले चले? अरे इतनी रात को कौन बेर तोड़ता है मेरी माँ? कहीं जंगली जानवर आ गए तो? हम कल सुबह आ जाएंगे। कल नहीं, हम आज और अभी बेर तोड़ेंगे। ओके बाबा, लेट्स गो। बेर तो वाकई में बहुत मीठे हैं। क्या हुआ? कांटा चुभ गया। दिखाओ मुझे। रीबा, क्या हुआ तुम्हें? रीबा, रीबा क्या हुआ? क्या हुआ? बचाओ! बचाओ! भूत! भूत! बचाओ! 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 हेलो, मंटू मैकेनिक। मेरी कार बैंक मैनेजर श्याम जी के बंगलों के सामने बंद पड़ गई है। हाँ, ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे डॉक्टर किशोर, मेरे भाई, आओ अंदर आओ। हाँ तो बताओ, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं श्याम, वो मैं अपने घर जा रहा था पर आपके घर के सामने मेरी कार बंद पड़ गई तो बस इसीलिए आ गया। मतलब कार बंद नहीं होती तो तुम अपने दोस्त के घर कभी नहीं आते? ऐसी बात नहीं है यार। क्या बात है? तू थोड़ा परेशान लग रहा है। क्या हुआ तुझे? नमस्ते डॉक्टर किशोर। क्या अंजलि भाभी, आप भी? डॉक्टर मैं दूसरों के लिए हूँ,
अपनों के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ किशोर हूँ। सो प्लीज आप लोग मुझे किशोर ही बोला कीजिए। अरे भाई, अब हम डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलेंगे तो क्या कंपाउंडर बोलेंगे? क्यों अंजलि? बिल्कुल सही कहा आपने। ओके बाबा ओके, आप लोग जीते मैं हारा। आप लोगों को जो बोलना है बोलिए। ये हुई ना बात। वैसे किशोर, मैं और अंजलि तुझसे बहुत नाराज हैं। क्यों? क्यों क्या? तू हमसे मिलने कभी आता ही नहीं है, बस फोन पर कहता रहता है आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, बस यही बात। अब क्या बताऊं यार, जब से सीनियर डॉक्टर बना हूं मुझे किसी से मिलने तो छोड़ो, खाने पीने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से ऑपरेशन के केसेस इतने आते हैं कि पूछो ही मत। पापा, मम्मी, रीबा बेटी, इनसे मिलो, ये किशोर अंकल हैं। नमस्ते किशोर अंकल। नमस्ते। रीबा बेटा, तुम तो कल आने वाली थी, तो आज अचानक कैसे? मम्मी, वो क्या है ना कि मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए छोटा सा झूठ बोला कि कल आऊंगी, जबकि मैं आज ही आने वाली थी। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो ना। कोई नहीं, अभी बना देती हूँ। श्याम, ये लड़की कौन है? तुम्हारी बेटी को तो बचपन में ही तुम और अंजलि ने मिलकर मार दिया था ना? नहीं यार, हमारी हिम्मत नहीं हुई एक छोटी सी बच्ची को मारने की। श्याम, तुम लोगों ने इसे ना मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यार किसी को मारना भी तो गलत है। हाँ, पर शैतान को मारना गलत नहीं होता है। यार, रीबा मेरी और अंजलि की बेटी है, हमारा खून है, और माँ बाप अपनी ही बेटी को कैसे मार सकते हैं? ये मत भूलो, वो किसी की बेटी होने से पहले एक शैतान बिल्ली है। भूल गए? इसके पैदा होने पर तुम्हारे घर के आसपास दिन रात बिल्लियां ही मंडराती थी, रोती थी। तब मैंने ही बताया था कि ये बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं, लेकिन अगर कोई भी बिल्ली अपने पहले की 8 जिंदगी पूरी तरह से जी लेती है और इस दौरान वो किसी बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं मरती है, तो उसे अपनी आखिरी यानी एक 9वीं जिंदगी एक इंसान के तौर पर गुजारनी पड़ती है। और अगर उसके मुंह पर इंसानी खून लग जाता है तो वो भूत बिल्ली बनकर लोगों का शिकार करती है। और इत्तेफाक से तुम्हारी बेटी भी एक ऐसी ही बिल्ली है और उसके मुंह पर खून लग चुका है। मतलब तूने कल पूछा था ना कि परेशान क्यों है, तो सुन, ये है तेरी बेटी का सच। जब इतने अंधेरे में तूने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वो रीबा ही थी? चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके पहने हुए कपड़े देखे हैं मैंने, और वो उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे रीबा ने पहने हुए हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मेरी बेटी किसी को नहीं मार सकती। देख यार, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन जो सच है वो सच है। हो सके तो उसे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। किसे छोड़कर दूर जाने की बात कर रहे हैं किशोर अंकल? किसी से भी तो नहीं बेटी। ये लीजिए आप लोगों की अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। अब मैं चलती हूँ किचन में मम्मी का हाथ बटाने। यार, तुम्हारी बेटी ने अगर हमारी बात सुन ली होगी तो अनर्थ हो जाएगा। टेंशन मत ले, उसने नहीं सुना होगा। तू चाय पी। माफ करना यार, मुझे अब जाना होगा। बचाओ, बचाओ! घबराओ मत अंजलि, मैं आ गया हूँ। रीबा बेटी, वो तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा पापा। बेटी, अपनी माँ को छोड़ दे, जाने दे उसे। श्याम, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। उसके मुंह में इंसानी खून का स्वाद लग चुका है। उसे अब सिर्फ खून चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। अंजलि! मेरी बेटी ने अपनी ही माँ को मार दिया।
श्याम, संभालो अपने आप को, ये रोने का समय नहीं है। अगर आज तुम कमजोर पड़ गए तो ये भूत बिल्ली सारे इंसानों को मार डालेंगी। इसलिए प्लीज मुझे बताओ, वो मंत्र वाला हथियार जिसे मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए दिया था, वो कहाँ है? वो हॉल में आज भी दीवार पर टंगा हुआ है। ये कहानी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक झुमरी महल था जिसे लोग भूतिया महल के नाम से भी जानते थे। वहां के लोगों का कहना है कि झुमरी महल में किसी औरत का साया छत पर घूमता है। यहां तक कि लोगों को चिल्लाने की आवाज भी आती है, जिस वजह से लोग 8 बजे के बाद झुमरिया महल के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ सालों बाद झुमरिया महल में एक घटना घटी। 3 लोग अपनी कार से जा रहे थे, पिंटू, राजू और रानी। ये लोग अपना रास्ता भटक गए। पिछले 1 घंटे से सही रास्ता ढूंढ रहे थे। रात होती ही जा रही थी। तभी राजू की गाड़ी को झटका लगा और झुमरी महल के सामने आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी बंद हो गई। क्या यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वाओ, देखो क्या महल है। मैं तो बोलती हूँ इसी महल में रुक जाते हैं। पागल है क्या? कितना डरावना लग रहा है। फट गई क्या? मेरी 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 क्यों फटेगी? अरे चलो, यहाँ रुकना है ना, तो यहीं रुकते हैं। मुझे तो ये महल डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक लग रहा है। ऐसे पुराने महल में रोमांस करने का अलग ही मजा है। धत। अगर अब तुम दोनों लव बर्ड्स की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाकर देखें। तीनों महल की ओर बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है। ये देखकर पिंटू डर के मारे कांपने लगता है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरा ससुराल नहीं है, ऐसे अकेले कहाँ जा रहा है? सुसु करने। वहां भी साथ आओगे क्या? जा जा। राजू और रानी एक कपल थे जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। पिंटू दोनों का क्लोज फ्रेंड था। पिंटू झाड़ियों के बीच चला गया पेशाब करने। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया। तभी उसे दिखाई दिया कि एक परछाई छत पर घूम रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। यहाँ महल के अंदर राजू और रानी मेन हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें दिखाई देता है कि पिंटू पहले से सोफे पर बैठा है। अबे कमीने, तूने तो हमें डरा ही दिया। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? पिंटू कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है। राजू और रानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सोफे पे बैठा है वो पिंटू नहीं बल्कि कोई और है। सोफे पर बैठा पिंटू उन दोनों को घूरता जा रहा था। रानी, एक किस तो दे। हाथ छोड़, कोई देख लेगा। यार, यहाँ कौन देखेगा? भूल मत, यहाँ पिंटू भी है। किस विश शादी के बाद। यार, कम से कम एक हक तो दे। रानी राजू को गले लगाती है। रानी की नजर पिंटू पे जाती है। पिंटू रानी को डरावनी नजरों से देख रहा था। पिंटू की आंखें लाल हो चुकी थी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ रानी? रानी पिंटू की तरफ इशारा करती है। राजू उस तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। राजू पीछे मुड़ता है तो रानी भी गायब हो गई होती है। रानी, रानी!
राजू यहाँ वहां रानी को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए छत की ओर बढ़ता है। छत पर राजू की नजर रानी पर जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राजू उसे पकड़ लेता है। तू पागल है? अभी छत से नीचे गिर जाती तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी का हाथ पकड़ने की? तू मुझे डरा रही है? रानी के शरीर में झुमरिया महल की रानी घुस गई थी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगी? बोलना। मुझे डरा रही है आवाज बदल के? रानी ने राजू का गला पकड़ के हवा में उठा लिया। राजू का दम घुटने लगा। रानी की आंखें लाल थीं, उसके बाल उड़ रहे थे और वो अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। तूने इस महल की रानी का हाथ पकड़ा, इतनी गुस्ताखी। इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तभी छत की दूसरी तरफ से पिंटू ने जोर से चिल्लाया, राजू! पिंटू की चीख से रानी ने राजू का गला छोड़ दिया और वो खुद बेहोश हो जाती है। भाई भाई चल यहाँ से। लगता है रानी किसी काले साये के वश में है। नहीं यार, तू रुक, मैं रानी को देखता हूँ। भाई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे मारने वाली थी। वो तुझे भी मार देगी। वो हमारी रानी नहीं है, वो कोई और है। पिंटू डर डर के रानी के पास गया, रानी को उठाने लगा। पिंटू देखता है कि रानी सांस नहीं ले रही है। राजू देख, रानी सांस नहीं ले रही है। उस काली शक्ति ने रानी को मार दिया। पिंटू और राजू दोनों एक साथ रोने लगे। तभी छत का दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगता है। ये देख के राजू पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी रानी अचानक से जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार देगी, मार देगी। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तीनों एक साथ हाथ पकड़ के और डरे डरे झुमरिया महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें। मुझे पता है, नीचे से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है। हम वहां से अपनी कार लेके चले जाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। नहीं, वो काला साया हमें मार देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बच सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए। पिंटू सबको महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा काला साया कर रहा था। तीनों सही सलामत महल के बाहर पहुंच गए। तभी वो काला साया रानी के पैर पकड़ के खींचने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पिंटू और राजू पीछे मुड़े बिना ही रानी को अपने साथ खींचकर कार की ओर ले गए। जैसे तैसे वो लोग झुमरिया महल के गेट के बाहर निकले। तुम लोग कार में बैठो, कार में चलाता हूं। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। झुमरिया महल से हर तरह की आवाजें आ रही थी, हंसने की, रोने की, चिल्लाने की। हर तरफ से इतना शोर होने के चलते राजू के कान से खून निकलने लगा और तभी कार स्टार्ट हो गई। हम बच गए, भगवान का शुक्र है। कार चलती जाती है। कार के साइड मिरर में दिखाई देता है महल के झाड़ियों में पिंटू की लाश पड़ी होती है। तू तो बोल रहा था तुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है। फिर पिंटू ने अपना सर अगले दिन झुमरिया महल के पास कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत। सुनसान सड़क पर राजेश और सुजीत गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे थे
दोनों नशे में धुत थे, उनको ये तक होश नहीं था कि वो जा कहां रहे हैं। यार आज की पार्टी में मजा ही आ गया। फुल ऑन एंजॉय, है ना? हाँ, फुल ऑन एंजॉय। यार शराब कबाब तो दोनों थे, बस एक ही चीज की कमी थी, कबाब और शराब के साथ शबनम भी होती तो मजा आ जाता यार, क्यों? हाँ। यार बस उसी की कमी थी, सही कहा। गाड़ी चलाते चलाते उनको सामने एक औरत दिखाई दी। उसे देख राजेश ने गाड़ी रोक दी। वो औरत लाल रंग के जोड़े में थी। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वेल एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है आपको? अरे कहो तो कहीं छोड़ दूं मैं, क्यों? उस औरत ने सामने रास्ते की तरफ हाथ करते हुए दिखाया। राजेश ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो औरत गाड़ी के पिछले सीट में बैठ गई। वैसे मैडम, आप इतने सुनसान रास्ते में अकेली क्या कर रही थी? अरे आप जैसी खूबसूरत औरत को ऐसे अकेले घूमना शोभा थोड़ी देता है, क्यों? ऐसा कहकर राजेश और सुजीत ने गाड़ी के सामने वाले शीशे में उस औरत को देखा। उसे देखते ही राजेश ने जोर से ब्रेक लगाया। उस औरत का चेहरा घूंघट के अंदर बिल्कुल काला दिख रहा था और खून से सना हुआ। उसके हाथ भी काले और खून से सने हुए थे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मंजिल तक नहीं जाना क्या? नेहा और मिहिर मुंबई में रहते थे। मिहिर जॉब के लिए राजस्थान से मुंबई आया था। एक कंपनी में जॉब लगने के बाद मिहिर बहुत खुश था। गांव में उसके माँ बाप रहते थे। मिहिर साल में 3-4 बार गांव आता जाता और अपने माँ बाप के साथ रहता। मिहिर की माँ हमेशा उससे शादी के लिए पूछती रहती। बेटा, कब तक तू ऐसे ही अकेला रहेगा? अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैंने लड़की देखना शुरू कर दिया है। अरे माँ, क्या तुम भी रोज एक ही बात पे अटक जाती हो? अरे कर लूंगा ना शादी, पहले कोई अच्छी लड़की तो मिल जाए, फिर देख लेंगे। वही तो मैंने अपने पास के गांव की कुछ लड़कियां पसंद की है। जब तुम गांव आओगे तब दिखाऊंगी। अरे जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो माँ। बस अब मुझे जॉब के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? चलो चलो, फोन रखता हूँ, बाय बाय। मिहिर ने कॉल कट किया और अपने काम के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक नई लड़की ने जॉब ज्वाइन की है। मिहिर ने जब पहली बार नेहा को देखा, वो तभी उसे पसंद आ गई थी। धीरे धीरे मिहिर और नेहा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो दोनों साथ ही काम करते, लंच करते। मिहिर घर जाते जाते नेहा को भी अपने बाइक से उसके घर पे ड्रॉप करता। देखते ही देखते नेहा भी मिहिर को पसंद करने लगी थी, लेकिन दोनों ही अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बता रहे थे। एक दिन मिहिर ने तय किया कि वो नेहा को प्रपोज करेगा। बाद में जो होगा देखा जाएगा। नेहा, मैं बहुत दिनों से ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट मुझे लगता है कि अब कह देना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा। मुझे लगा था कि शायद अब बूढ़े होने तक मुझे तुम्हारे प्रपोजल का वेट करना होगा। दोनों ने मुंबई में ही शादी कर ली। मिहिर ने गांव में कॉल करके अपने परिवार को ये खुशखबरी दी। अरे हम सब बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और हाँ, अरे बहू को जल्दी गांव से लेकर आ। अब हमसे भी तो मिलवाएगा कि नहीं मिलवाएगा, क्यों? हाँ बाबूजी, जैसे ही हम दोनों को छुट्टी मिलती है हम वापस आ जाएंगे, ठीक है? एक दिन जब मिहिर और नेहा सो रहे थे, तब मिहिर को बहुत बुरा सपना आया और वो हड़बड़ाते हुए नींद से जाग गया। उसने देखा कि अभी रात के 3 बजे हैं और नेहा बड़े शांति से सो रही है। उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और चुपचाप सो गया। कुछ हफ्तों बाद मिहिर और नेहा को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। दोनों ही गांव जाने के लिए निकल गए। मिहिर, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं आज सबसे मिलूंगी।
मैं भी। अरे माँ बाबूजी तो कब से हम दोनों का वेट कर रहे हैं कि आओ बेटा, देखे तो सही कैसी बहुरिया लाए हो। मिहिर और नेहा को बीच रास्ते में ही रात हो गई। ओफो, अगर हम ऐसे ही जाते रहे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, आगे जाकर ना एक बीच का रास्ता है, वहां से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी मिहिर की माँ का कॉल आता है। बेटा, तुम कहाँ हो दोनों? इतनी देर क्यों हो रही है? हेलो हेलो, हाँ माँ, हाँ हम बस पहुंच ही रहे हैं। अरे हेलो, मैं दुद्दू गांव के हाईवे पर हूँ। हाईवे? बेटा वहां से क्यों आए तुम? वहां से मत आओ बेटा, मेरी बात सुनो। कॉल कट जाता है। अरे यार, इस मोबाइल को भी अभी बंद होना था। उस सुनसान हाईवे पर जाते वक्त अचानक चमगादड़ मिहिर की गाड़ी के सामने से बड़ी तेजी से चला गया। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। ये क्या था मिहिर? पता नहीं, हो सकता है कि शायद कोई पंछी होगा। चलो आगे चलते हैं। ऐसा कहकर मिहिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाकर उन दोनों को एक औरत रोड के साइड में खड़ी हुई दिखाई दी। मिहिर ने गाड़ी रोकी। उसने देखा कि एक औरत लाल रंग के जोड़े में है और घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ है। आप कहाँ जाना चाहती है? उस औरत ने सामने की ओर इशारा किया। वो औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मिहिर ने गाड़ी शुरू की और थोड़ा आगे जाने के बाद मिहिर ने जब पीछे वाली सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं था। मिहिर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ मिहिर? जरा आराम से, गाड़ी क्यों रोक दी? नेहा, नेहा, वो औरत जो अभी पीछे गाड़ी में बैठी थी, वो कहां गई? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी। वो दोनों बहुत डर गए। मिहिर ने बिना वक्त गवाए गाड़ी शुरू की, लेकिन वो औरत उनकी गाड़ी के सामने थी। मिहिर और नेहा गाड़ी के बाहर आए। कौन हो तुम? अचानक से कैसे गाड़ी के अंदर से गायब हो गई और अभी सामने खड़ी हो? कौन हो? मिहिर और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस औरत ने मिहिर की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। मिहिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। नेहा ने उस औरत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने नेहा को धक्का दे दिया। नेहा ने उस औरत से कहा, प्लीज प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मत मारो उसे। कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो मेरे पति को मत मारो, प्लीज। बच्चे का नाम सुनते ही उस औरत ने नेहा की ओर देखा और मिहिर को छोड़ दिया। नेहा ने देखा कि उस औरत की आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं। वो औरत एक डरावनी आवाज निकालकर रोने लगी और अगले ही पल वहां से गायब हो गई। मिहिर, तुम ठीक तो हो ना मिहिर? हाँ, मैं ठीक हूं। नेहा, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे भी 2 दिन पहले ही पता चला। मैंने सोचा ये खुशखबरी मैं तुम्हें अपने घर गांव में जाकर दूंगी, माँ बापूजी की खुशी भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। ये सब क्या था? कौन थी ये औरत? मुझे भी नहीं पता नेहा, लेकिन अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत चलना चाहिए। जल्दी चलो, चलो गाड़ी में बैठो। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। मिहिर और नेहा गाड़ी में बैठकर अपने गांव जाने के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी। बेटा, जो तुम्हें औरत मिली थी उसे आज तक कई लोगों ने देखा है। लोग तो कहते हैं कि कई लोगों की वो जान भी ले चुकी है। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों? और वो औरत है कौन? मिहिर के पिता ने बताया, देखो बेटा, कई सालों पहले जब लड़का और लड़की की शादी उनकी छोटी उम्र में ही हो जाती थी ना, तो ऐसी ही प्रथा थी दुद्दू गांव में। और ऐसे ही 2 साल की लड़की की शादी 5 साल के लड़के से तय हुई थी। लेकिन ये बात ना लड़की की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पूरा जी जान लगा दिया, मगर उसके घर वाले नहीं माने। तो उसने अपने सामने कोई रास्ता ना देखकर वो माँ अपनी बेटी को लेकर अपने घर से भाग गई। अब जिस हाईवे पर वो तुम्हें मिली, उसी हाईवे पर एक गाड़ी से टकराकर उस माँ बेटी की मौत हो गई। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा उसी हाईवे पर भटक रही है और आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है। लेकिन पिताजी, उसने मुझे छोड़ क्यों दिया?
शायद तुम्हारे बच्चे की वजह से। आखिर एक माँ ही तो दूसरे माँ का दर्द समझ सकती है ना बेटा। और नेहा ने जब बच्चे की बात की तो शायद उसके मन में ममता जाग गई हो, और उसने भी अपनी जान तो अपनी बेटी के लिए ही गंवाई है ना, बस। अपने ससुर की बात सुन नेहा के मन में उस औरत के प्रति एक भावना तो जाग उठी थी, लेकिन उस औरत का डर अभी भी नेहा के मन में बना हुआ था। इसीलिए शायद वापस मुंबई लौटते वक्त वो उस रास्ते से नहीं गई। एक अंधेरा कमरा जिसमें अग्नि का एक हवन कुंड चल रहा था और जोर जोर से मंत्र उच्चारण की आवाज आ रही थी। रश्मि बेजान सी हवन कुंड के आगे बैठी थी। अपने आसपास जो हो रहा है वो सब कुछ समझ रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, मानो उसका शरीर किसी और के कब्जे में हो। वो बस अपनी बेबस आंखों से सब कुछ होते हुए देख रही थी। उसके बगल में रश्मि का पति विवेक का शरीर पड़ा हुआ था। विवेक का शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था, मानो जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। मुंबई में रहने वाली रश्मि और उसका हस्बैंड विवेक कुछ दिनों के लिए अपने गांव राजस्थान जा रहे थे। विवेक, बहुत महीनों के बाद गांव जा रहे हैं ना? मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ सबसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, मिल लेना सबसे, लेकिन सबके बीच मुझे भूल मत जाना, वरना पता चला कि पत्नी पति को ही भूल गई। अच्छा जी, ऐसी बात है। ठीक है, अब तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अब अपने सारे काम खुद ही कर लेना। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आपके बिना तो हमारा पन्ना भी नहीं हिलता। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। विवेक जोर से ब्रेक लगाता है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। विवेक गाड़ी से बाहर आया और गाड़ी के सामने चेक करने लगा, लेकिन उसकी गाड़ी के हेडलाइट पर कुछ खून के छींटे थे, पर आसपास उसे कहीं भी बिल्ली दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी के पास गया और गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और हेडलाइट पर लगे खून को साफ करने लगा। उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो बिल्ली गाड़ी के सामने। विवेक ने रश्मि को कुछ ना बताना ही सही समझा। विवेक ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे जाते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो गाड़ी की तरफ हाथ दिखा रहा था। विवेक, देखो सामने कोई आदमी है, शायद उन्हें लिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ, देखा मैंने। क्या हुआ दादाजी, कहाँ जाना है आपको? बेटा, बस यहीं पास में ही मेरा घर है। तुम्हें अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। अरे एहसान कैसा, आप बैठ जाइए। बूढ़ा आदमी गाड़ी में बैठ गया। विवेक गाड़ी चलाने लगा और बूढ़े आदमी से बात करने लगा। वैसे दादाजी, इतनी रात को आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? मैं अपनी पत्नी की दवाई लेने गया था, लेकिन मुझे वापस आने में देर हो गई और मेरी बस छूट गई। बस इसीलिए पैदल चलते जा रहा था। सब बात कर ही रहे थे कि तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसने आईने में कोई भयानक चीज देख ली हो। वो जोर से चीखी। क्या हुआ रश्मि? वो आईने में। विवेक ने आईने में देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो रश्मि को समझाने लगा कि ये उसका वहम होगा। विवेक फिर से गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक हवेली के पास पहुंचे। वो हवेली बहुत पुरानी थी और खूबसूरत भी। बूढ़ा आदमी गाड़ी से उतरा और विवेक को थैंक्स बोलने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। क्या तुम अंदर चलोगे? मुझे अच्छा लगेगा। चाय तो पीकर जाओ। हम जरूर आते, लेकिन अभी नहीं दादाजी, हमें भी घर जल्दी पहुंचना है। तुम आते तो मेरी पत्नी को भी अच्छा लगता, कम से कम कॉफी तो पी लेते। विवेक, चलो ना चलते हैं, हम थोड़ी वापस आने वाले हैं। रश्मि की बात मानते हुए विवेक गाड़ी से उतरा। रश्मि भी बाहर आ गई। दोनों बूढ़े आदमी के साथ हवेली में पहुंच गए। बूढ़े आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत काठी के सहारे चलते चलते दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोला। ओह, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये दोनों मिल गए तो इनसे मदद मांगी। अरे आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ।
रश्मि और विवेक हवेली के अंदर गए और सोफे पर बैठ गए। वैसे दादाजी, आपकी हवेली तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये हमारी पुरखों की हवेली है। कम से कम 300 साल पुरानी है ये। क्या हम हवेली को घूमकर देख सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, देख लो, तब तक कॉफी भी बन जाएगी। रश्मि और विवेक हवेली घूमने लगे। घूमते घूमते रश्मि एक कमरे में पहुंची। कमरे में अंधेरा था। रश्मि ने लाइट ऑन की तो देखा कि कमरे का सारा सामान सफेद कपड़ों से ढका हुआ है। रश्मि अंदर गई। उसने पीछे देखा तो विवेक वहां नहीं था। उसने विवेक को आवाज लगाई, विवेक, विवेक, कहाँ चले गए तुम? रश्मि को लगा कि विवेक किसी और कमरे में गया होगा। रश्मि कमरे में घूम ही रही थी कि एक बिल्ली ने ऊपर से छलांग लगाई। उसकी आवाज से रश्मि डर गई। उसने पीछे देखा तो बिल्ली भागती हुई कमरे से बाहर गई। तभी रश्मि को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बुला रहा हो। रश्मि, रश्मि। रश्मि उस आवाज की ओर बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और सामने वाला एक सफेद कपड़ा खींचा तो उसे एक आईना दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ी। अचानक उसे एक भयानक चेहरा आईने में दिखाई दिया और आईने के पीछे से 2 हाथ बाहर आए और रश्मि की तरफ बढ़ने लगे, मानो वो उसे पकड़ना चाहते हो। डर के मारे रश्मि जोर से चिल्लाई। रश्मि की आवाज सुनकर विवेक कमरे की ओर भागा। वो रश्मि के पास गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? वो आईने में। आईने में क्या रश्मि? वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां कोई था विवेक, मैंने देखा था। लगता है आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भ्रम हो रहा है। पहले गाड़ी में और अब यहाँ। चलो नीचे चलो, बहुत घूम लिया। रश्मि और विवेक दोनों नीचे गए। बूढ़ी औरत दोनों के लिए कॉफी लेकर आई। अरे आओ बेटा, देख लिया घर, अब कॉफी पी लो। बूढ़ी औरत ने रश्मि और विवेक को कॉफी दी। दोनों ने ही कॉफी पी और वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। अच्छा दादाजी, दादी जी, हम निकलते हैं। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। विवेक और रश्मि निकलने ही वाले थे कि अचानक दोनों को चक्कर आने लगा। विवेक, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? रश्मि, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब धुंधला होता जा रहा है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, विवेक बेहोश होकर नीचे गिर गया और रश्मि वहीं एक पुतले की तरह खड़ी रही। बूढ़ा आदमी और औरत दोनों को अपने हवेली के एक अंधेरे कमरे में लेकर गए। विवेक को एक घेरे में लिटा दिया और रश्मि को भी दूसरे घेरे में बिठा दिया। बूढ़ा आदमी हवन के सामने बैठकर मंत्र बोल रहा था और बूढ़ी औरत हाथ में कुमकुम लेकर चारों ओर घूम रही थी और जमीन पर गोल घेरे में कुमकुम छिड़क रही थी। रश्मि सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ते जा रहा था, विवेक का शरीर काला पड़ता जा रहा था और कुछ ही देर में विवेक का पूरा शरीर एक सड़ी हुई लाश की तरह बन गया। रश्मि अपनी बेबस आंखों से इस घटना को देख रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत रश्मि के पास गई और उसने रश्मि की बाएं हाथ की उंगली काटी और उसका खून एक कटोरी में जमा करने लगी। थोड़ी देर बाद रश्मि का खून उस कटोरी में भर गया और रश्मि वहीं जमीन पर गिर गई। बूढ़ी औरत ने वो खून नीचे रखा और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद सारा खून बूढ़ी औरत ने खुद पी लिया। क्या हुआ? कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से जवान खून पीकर। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या अपना चेहरा नहीं देखना चाहोगे? हाँ जरूर। बूढ़ी औरत और उस आदमी ने अपना चेहरा पानी में देखा। पानी में रश्मि और विवेक का चेहरा दिखाई दिया और पूरी हवेली में दोनों की हंसने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी।